अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 27 जुलाई 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज यकुम सफ़र 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। आज इतवार को श्रीनगर जम्मू कश्मीर खेलो इंडिया स्कीम के फिट इंडिया पहल के तहत और कारगिल विजय दिवस की याद में नौजवानों के उमूर और खेल की वजारत ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ मिलकर श्रीनगर में एक साइकिल रैली का इनेकाद अमल में लाया। जम्मू कश्मीर DIG BSF रघुबीर सिंह का कहना है कि यह रैली कश्मीर फ्रंटियर की तरफ से मुनक्किद की गई। BSF के सिपाही है। आज इतवार की सुबह साइकिल रैली ट्रैनिकल गार्डन पर इख्तिताम पजीर हुई। तकरीबन 70 जवान और आम शहरी जो फिटनेस का पैगाम फैलाने में दिलचस्पी रखते हैं वो भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिए हैं। आज के इस खबरनामे को जर्मनटाइन हॉस्पिटल की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स हर शोबे में नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D, अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज इतवार को साबिक सदर APJ अब्दुल कलाम को इनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया और कहा कि इन्हें एक मुतासिर कुन बसीरत, एक शानदार साइंसदां, एक सरपरस्त और एक अजीम मुहिब्बे वतन के तौर पर याद किया जाता रहेगा। मोदी ने कहा कि कलाम के ख्यालात मुल्क के नौजवानों को तरक्की याफ्ता और मजबूत हिंदुस्तान की तामीर में अपना हिस्सा डालने की तरगीब देते हैं। APJ अब्दुल कलाम ने 2002 से 2007 के दरमियान मुल्क के 11वें सदर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। उन्होंने अपनी सादा जिंदगी और गैर जानिबदाराना तर्ज अमल की वजह से लोगों और सियासी जमातों की इज्जत और तारीफ हासिल की। आज APJ अब्दुल कलाम की 10वीं बरसी मनाई जा रही है। रियासत उत्तर प्रदेश में हुकूमत ने हिंदुस्तान के साबिक सदर जमहूरिया, मारूफ साइंसदान और नौजवान नस्ल के अजीम रहनुमा भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के आज इतवार को यौम वफात खुसूसी अंदाज में मनाने के लिए एक अहम कदम उठाया। रियासती अखिलती बहबूद, मुस्लिम वफ़ और हज के महकमे ने हिदायत जारी की है कि वो रियासत के तमाम मदरसों में आज 27 जुलाई को इल्मी व फिक्री तकरीबात के जरिए APJ अब्दुल कलाम की यौम वफात मना रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए अखिलती बहबूद दानिश आज़ाद अंसारी की जानिब से आज हिदायतनामे में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि डॉक्टर कलाम की हयात, तालीमात, साइंसी सोच, कौमी तरक्की के लिए इनकी खिदमत और नौजवानों के लिए इनके मशवरों को अखिलती तलबा और तालिबात के सामने पेश किया जा रहा है। इस ज़िम्मन में उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के तहत चलने वाले रियासत के तमाम मदरसों को भी हिदायत दी गई है कि वो तालीमी व साइंसी नुमाइशों, तकरीरी मुकाबलों, मजमून नवेसी, वीडियो प्रेजेंटेशंस और सेमिनार जैसे प्रोग्रामों का इनेकाद करें ताकि तलबा और डॉक्टर कलाम की हयात व खिदमत से रोशनास हो सकें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF को इसके 87वें यौम तासीस के मौके पर आज इतवार को दिली मुबारकबाद पेश की, जो आज 27 जुलाई को मनाया जा रहा है, और मुल्क की सलामती में इसके अहम शराकत के लिए फोर्स की तारीफ की। मुल्क की हिफाजत में CRPF के गैर मुतज़लज़िल किरदार को तस्लीम करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, तमाम CRPF एहलकारों को यौम तासीस की मुबारकबाद। इस फोर्स ने हमारे सिक्योरिटी ऑपरेट्स में खास तौर पर अंदरूनी सिक्योरिटी से मुतालिक चैलेंजेस पहलुओं में अहम किरदार अदा किया है। मरकजी वजीर और लोक जनशक्ति पार्टी के सदर चिराग पासवान ने आज नीतीश कुमार ज़ेर क़यादत हुकूमत बिहार पर रियासत में नज़्म व ज़ब्त की अबतर सूरत हाल के सिलसिले में कड़ी तनक़ीद की। पटना में मीडिया से बात करते हुए पासवान ने मुजरिमाना सरगर्मियों में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है कि मैं एक ऐसी हुकूमत की तायद कर रहा हूँ जहाँ जराइम उरूज पर हैं। इन पर काबू पाना ज़रूरी है, वरना नतायज वो इंतहाई ख़राब होंगे। यह अवाम की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने इंतजामिया पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो मुजरिमों के आगे घुटने टेक रहे हैं। उन्होंने कहा कि कत्ल, ख़वातीन के साथ बदसलूकी, डकैती, चोरी, सरका और ख़वातीन के साथ छेड़छाड़ के वाक़ात रियासत में आए दिन पेश आ रहे हैं। अगरचे कि कार्रवाई हुई है और गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर रियासत में ऐसे वाक़ात क्यों पेश आ रहे हैं। एक ऐसे वक्त जब कि असेंबली इंतखाबात करीब है, पासवान ने इशारा दिया है कि शायद हुकूमत को बदनाम करने या जराइम कराए जा रहे हैं। ताहम उन्होंने जोर देकर कहा कि इसके बावजूद नज़्म व ज़ब्त की बरकरारी इंतजामिया की जिम्मेदारी है। अगर इन जराइम का मकसद हुकूमत को बदनाम करना है, तब भी हुकूमत को इन्हें रोकना चाहिए। पार्लियामेंट के 17 अरकान को 16वें लोकसभा से अच्छी कारकर्दगी के मुजाहरे पर संसद रत्न अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया। इनमें ओडिशा BJP के B मेहताब,
रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के एन.के. प्रेमचंद्रन, एनसीपी एसपी की सुप्रिया सोले, शिवसेना के श्रीरंग अप्पाबन्नी शामिल हैं। वजीर पार्लिमानी उमूर किरण रिजिजू ने कहा है कि जिन दीगर अरकान पार्लियामेंट को अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया, इनमें बीजेपी के रवि किशन, निशिकांत दुबे, शिवसेना यूबीटी के अरविंद सावंत, बीजेपी की ममता उदयवाग, शिवसेना के नरेश मारसके, कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़, बीजेपी की मेधा कुलकर्णी, नवीन पटेल, विद्युत महाकू, दिनेश शर्मा, दिलीप साइकिया, पीपी चौधरी, मदन राठौर और डीएम के अनादुराई शामिल हैं। कमेटी के जुमरे में फाइनेंस से मुतालिक स्टैंडिंग कमेटी और ज़राअत से मुतालिक स्टैंडिंग कमेटी को इनकी रिपोर्ट्स के मियार की वजह से तस्लीम किया गया। इन कमेटियों की सदारत बिल तरतीब बी मेहताब और डॉक्टर चिरंजीत सिंह चिन्नी कांग्रेस ने की है। ये अवार्ड से गैर सरकारी तंजीम देती है। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत की जानिब से 50 बच्चों से कम तादाद वाले 5000 से ज्यादा स्कूलों के इंतजाम पर जारी सियासी घमासान के दरमियान समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने कहा है कि हम किसी को भी बच्चों की तालीम का हक छीनने नहीं देंगे। उन्होंने ये ऐलान भी किया कि जिन इलाकों में सरकारी स्कूलों को बंद किया गया है, समाजवादी पार्टी इन स्कूलों के पास पीडीए पाठशाला खोलकर बच्चों को तालीम दिलाएगी। इनके इस ऐलान के बाद जिला अमेठी के बहादुर ब्लॉक के इस्माइलपुर गांव में पीडीए पाठशाला में पहले रोज समाजवादी पार्टी के मुकामी लीडर ने 40 बच्चों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया है। योगी हुकूमत ने रियासत में वाक़ ऐसे सरकारी स्कूलों को इंतजाम करने का फैसला लिया है जिनमें बच्चों की तादाद 50 से कम है। तमाम अपोजिशन पार्टियां हुकूमत की मुखालिफत कर रही है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि हुकूमत गरीब बच्चों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ कर रही है जो इन सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे थे। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ के अचानक और हैरानकुन इस्तीफे पर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मोदी की हुकूमत में कोई भी आईनी इदारा महफूज नहीं और इदारों को कंट्रोल करने की कोशिश नायब सदर जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की वजह बनी। पार्टी के सदर दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा रुकन अभिषेक मनु सिंघवी ने धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बारे में बात करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि जगदीप धनखड़ के जरिए थोड़ी सी आज़ादी का मुजाहरा ही इनकी असल गलती थी और कोई दीगर बात नहीं थी। उन्होंने कहा कि जब इख्तिदार का नशा हुक्मरान जमात को इस मुकाम तक पहुंचा देता है कि वो अपनी ही राज्यसभा के चेयरमैन को इदारे जाती तौर पर सबूताज करने के लिए तैयार हो जाती है तो जमहूरियत इससे खतरे में पड़ जाती है। संघवी ने सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत ने आज दिखा दिया है कि कोई इदारा महफूज नहीं है, ना पार्लियामेंट, ना अदलिया, हत्ता के ऐवान वाला की कुर्सी भी महफूज नहीं। उन्होंने इसको आमिरियत करार दिया। बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी मुहिम से इलेक्शन कमीशन के जरिए दस्तावेजात की फहरिस्त से आधार और राशन कार्ड को खारिज करने पर एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स ने सुप्रीम कोर्ट में सख्त एतराज दर्ज कराते हुए इसको गैर माकूल करार दिया। एसोसिएशन ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 28 जुलाई को समाअत से कबल जवाब में इलेक्शन कमीशन की इस दलील को भी पूरी तरह से मुस्तरद कर दिया कि आधार और राशन कार्ड फर्जी दस्तावेजात के जरिए हासिल किए जा सकते हैं। जवाब में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन जिन 11 दस्तावेजात को खुसूसी नजरसानी मुहिम में तलब कर रहा है वो सभी दस्तावेजात भी फर्जी तरीके से बनाई जा सकती है। एसोसिएशन ने मजीद कहा कि आधार कार्ड को मुस्तकिल रिहाइश का सर्टिफिकेट, दर्ज फहरिस्त जात, कबाइल, ओबीसी सर्टिफिकेट और पासपोर्ट के हुसूल के लिए कबूल किया जाता है। ऐसे में कमीशन के जरिए खुसूसी नजरसानी मुहिम से आधार कार्ड को हटाना इंतहाई नामाकुल कदम है। एडीआर ने यह भी कहा कि एसआईआर में फॉर्म की जांच या दस्तावेजात की तस्दीक के लिए कोई तयशुदा तरीक़ेकार नहीं। एडिशनल रजिस्ट्रेशन अफसरान को जांच की वसी इख्तियारात हासिल है जिसके नतीजे में बिहार की आबादी के एक अहम हिस्से को हक रायदही से महरूम किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि ईआरओ को 3 लाख से ज्यादा फॉर्म को संभालने का काम सौंपा गया। इसमें मीडिया रिपोर्ट्स का भी हवाला दिया गया जिसमें दावा किया गया था कि वोटर्स की गैर मौजूदगी में फॉर्म भरे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूब पर अपलोड की गई एक वीडियो पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अदालतें ही मुजरिम करार देने या बरी करने का इख्तियार रखती है, यूट्यूब इसका मुतबादिल नहीं बन सकता। जस्टिस नागारत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन पर मुश्तमिल बेंच ने केरला के सहाफ़ी नंद कुमार टीपी की पेशगी जमानत की दरख्वास्त की समाअत के दौरान यह तबसरा किया। नंद कुमार पर इल्जाम है कि उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल क्राइम ऑनलाइन पर एक मुमताज़ खातून सियासतदान को निशाना बनाया। सहाफ़ी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वीडियो का मकसद बदउनवानी के खिलाफ आवाज़ उठाना और अवामी बहस को फ़रोग़ देना था। ताहम अदालत ने इस दलील को मुस्तरद करते हुए सवाल किया कि क्या यूट्यूब पर ऐसे वीडियोज़ की बुनियाद पर किसी को मुजरिम ठहराया जा सकता है। अदालत ने यूट्यूब के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल पर तशवीश जाहिर की और कहा कि अगर कोई मुस्बित बात है जैसा केरला में कुछ अच्छा हो रहा है तो इस बात
पर बात करें, ना कि लोगों को निशाना बनाया जाए। हिंदुस्तान में फलस्तीन के सफीर अब्दुल्ला अबू शाविज ने गाजा में फाका कशी की वहशतनाक सूरत हाल पेश करते हुए इंकशाफ किया कि खुद इनका खानदान खुशकिस्मत है कि वो एक दिन में एक मरतबा खाना खाते हुए जिंदा है। पीटीआई वीडियोस को एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने इंसानी सानहे की सूरत हाल पेश की और बताया कि गेहूं की कीमत $1250 फी 25 किलो हो गई है और मेडिकल सामान की शदीद किल्लत पैदा हो गई। उन्होंने इजराइल के इन दावों को मुस्तरद कर दिया कि हमास बहरान पैदा कर रही है। उन्होंने आलमी बरादरी बिलखुसूस हिंदुस्तान से कहा है कि वो इंसानी कोशिशें तेज करें और बैनुल-अक़वामी कानून के तहत बातचीत के जरिए अमन को तक़वियत पहुंचाए। फलस्तीनी सफीर ने सूरत हाल को इंतहाई नाजुक बताया और कहा कि इसे बरकरार रखा नहीं जा सकता। गाजा के ओहदेदारों ने मुतनबा किया कि 1 लाख फलस्तीनी बच्चों की भूख से मौत हो सकती है। इजराइल की सख्त नाकाबंदी और इंसानी सप्लाई रोकने की वजह से गाजा में खैत की सूरत हाल पैदा हुई है। अब तक गुज़िश्ता चंद दिनों में कम से कम 123 अफराद की भूख से मौत हुई है, जिसमें 83 बच्चे शामिल हैं। गाजा के मीडिया ऑफिस ने बताया कि हमें गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। वाज़ के इजराइल गाजा में मासूम बच्चों, औरतों और मासूम लोगों को ग़िज़ाई किल्लत की वजह से भूख का शिकार बनाकर मौत के घाट उतार रहा है। पहले बम बरसाकर अब लोगों तक ग़िज़ा को रोककर इन्हें निशाना बनाया जा रहा है। अब आप फैसला करें कि क्या आप भी इजरायली प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करेंगे। इजरायली प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर इजराइल को सबक सिखाना और मासूम लोगों की जान की कीमत बताना भी हमें ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी हुकूमत की मईशत मजबूत होती है तो वो जंग के लिए आमदा होता है। इसके प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करते हुए इसकी मईशत को तोड़ेंगे तो जंग का खात्मा मुमकिन है। नाज़रीन, इन सब पर आपकी क्या राय है? आप भी अपने ख्यालात कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी को खिराज अकीदत पेश किया और कहा कि जयपाल रेड्डी अगर ना होते तो अलहदा तेलंगाना तश्कील नहीं पाता। अलहदा तेलंगाना की तश्कील में जयपाल रेड्डी का रोल नाकाबिल फरामोश है। जयपाल रेड्डी मेमोरियल अवार्ड तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि जब जयपाल रेड्डी अपोजिशन में थे तो सेहतमंदाना तनकीदें किया करते थे और हुकूमतों को मशवरे दिया करते थे। जयपाल रेड्डी एक उसूल पसंद कायद थे, आखिरी सांस तक वो अपने उसूलों पर कायम रहे। जब इन्हें हुक्मरानी में वजारत का मौका मिला तो उन्होंने कई इस्लाहात लाते हुए तरक्याती इक़दाम किए और फलाही स्कीमात से अवाम को फायदा पहुंचाया। मुल्क का पहला बावकार आउटर रिंग रेल प्रोजेक्ट के फाइनल अलॉटमेंट को हतमी शक्ल दे दी गई। 392 किलोमीटर तवील ये प्रोजेक्ट है। तेलंगाना के 8 अजला 14 मंडलों को जोड़ने वाले इस प्रोजेक्ट को साउथ सेंट्रल रेलवे ने उसूली तौर पर मंजूरी दे दी है। इस रूट पर 26 नए रेलवे स्टेशन कायम होंगे। प्रोजेक्ट के जुमला अखराजात 12,070 करोड़ रुपए होंगे। अजला मेदक, संगारेड्डी, वकाराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर, नलगुंडा, यादाद्री, भोंगिर और सिद्दीपेट के हुदूद में रिंग रेल के रूट में शामिल होंगे। आलियर, वेलिंगुंडा, मसाईपेट, गजवेल से बराह रास्त आउटर रिंग रेल अलॉटमेंट को खतियत दी गई है। 2 साल कबल महकमा रेलवे ने खतई सर्वे की मंजूरी दी थी, तब आउटर रिंग रेल का मुजव्विजा रूट 508 किलोमीटर था। फाइनल सर्वे में साउथ रेलवे हुकाम ने इस प्रोजेक्ट के लिए 3 तजावीज तैयार की है। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों के मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, क्योंकि आधार इनरोलमेंट मराकिज पर टेक्निकी खराबी की वजह से कामकाज में रुकावट पैदा हो रही है। आधार मराकिज पर तवील कतारें भी देखी जा रही है, क्योंकि अवाम को अपने काम करवाने के लिए कई घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। कई अफराद को अपने इनरोलमेंट या करेक्शन के बगैर वापस भी होना पड़ रहा है और यह वाज़ेह नहीं हो पा रहा है कि खिदमात को पूरी तरह से कब बहाल किया जाएगा। कई मराकिज पर अवाम को तवील इंतजार करना पड़ रहा है और ये उम्मीदें अक्सर पूरी नहीं हो रही है कि सर्वर जल्द काम करना शुरू कर देंगे। कुछ दरख्वास्त गुजार बारिश के बावजूद आधार सेवा मराकिज पर खड़े देखे गए, ताहम आधार मराकिज के अमले ने इनसे कह दिया कि वो किसी और दिन आ जाएं। सर्विस प्रोवाइडर्स ने इतराफ़ किया कि इनके पास टेक्निकी मसले की यकसोई के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं है। ग्रेटर हैदराबाद और रियासत के तमाम अजला में गुज़िश्ता 5 दिन से मौसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 दिन भी बारिश से शदीद बारिश की पेशकशी करते हुए आवाम को चौकन्ना रहने का मशवरा दिया। रियासत में बारिश से हैदराबाद के जुड़वा, ज़खीराब, उस्मान सागर और हिमायत सागर में तेजी से पानी जमा हो रहा है। इसके अलावा तेलंगाना के साथ पड़ोसी रियासतों महाराष्ट्र और कर्नाटक में बारिश से तेलंगाना के कई आपाशी प्रोजेक्ट लिबरेज हो गए हैं और कई प्रोजेक्ट्स के दरवाजे खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। साथ ही आवाम को चौकन्ना रहने का मशवरा भी दिया गया। गुज़िश्ता 3-4 दिन से ग्रेटर हैदराबाद में अबर आलूद रहने और दिन और रात में जबरदस्त बारिश हुई है।
گزشتہ رات اور آج دن میں بارش ہوئی ہے، جس کے سبب شہر کے مختلف علاقوں میں سڑکیں جھیل میں تبدیل ہو گئی۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو جانے سے مکینوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ساتھ ہی سڑکوں پر پانی جمع ہو جانے سے ٹریفک مسائل بھی پیدا ہونے لگے ہیں۔ جی ایچ ایم سی، حیدرآباد واٹر ورکس اور ٹریفک پولیس سے سڑکوں سے پانی کی نکاسی اور ٹریفک کو بحال کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ شہر میں مسلسل بارش سے حسین ساگر لبریز ہو گیا۔ عہدیداروں کی جانب سے 4 گیٹس کو کھول کر نچلے حصے میں پانی چھوڑا جا رہا ہے۔ تلنگانہ حکومت نے ریاست میں سرکاری ٹیچرز کی ترقیوں کو ہری جھنڈی دکھا دی ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے ٹیچرز کی ترقیوں سے متعلق فائل پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس تناظر میں جلد ایس جی ٹیز اور اسکول اسسٹنٹس کو ترقی دی جائے گی۔ آئندہ 2 دن میں شیڈول جاری ہونے کا قوی امکان ہے۔ سرکاری سطح پر اس پیش رفت کے بعد ریاست بھر میں تقریباً 2000 ٹیچرز کو ترقی کے امکانات ہیں۔ اسکول اسسٹنٹس کو گیزیٹڈ ہیڈ ماسٹرز کے طور پر ترقی دی جائے گی۔ گزشتہ سال تقریباً 1500 اسکول اسسٹنٹس کو ترقی دی گئی تھی۔ کمشنر جی ایچ ایم سی آر وی کنن نے ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت دی ہے کہ وہ تمام کمرشل جائیدادوں کے لیے ٹریڈ لائسنس جاری کریں اور فیس بھی وصول کریں۔ آج جی ایچ ایم سی کے صدر دفتر میں پراپرٹی ٹیکس، ٹریڈ لائسنس، فیس اور ان سے متعلق زیر التوا معاملات پر ایک تفصیلی جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ کمشنر نے بتایا کہ جی ایچ ایم سی حدود میں 3.5 لاکھ کمرشل جائیدادیں موجود ہیں، ان سب کے لیے ٹریڈ لائسنس لازمی کر دی جائے۔ انہوں نے زونل کمشنر سے کہا ہے کہ وہ ہر ہفتے کمرشل جائیدادوں کی تفصیلات، ٹیکس اور ٹریڈ لائسنس فیس کی وصولی کی تفصیلات فراہم کریں۔ کمشنر نے بتایا کہ پراپرٹی ٹیکس اور ٹریڈ لائسنس کی فیس کی وصولی کے بعد ہی بلدی ملازمین کو تنخواہیں فراہم کی جاتی ہے اور اس رقم سے ہی شہریوں کو بنیادی سہولتوں کے انتظامات کیے جاتے ہیں، اس لیے مقررہ نشانے کے مطابق اس کی وصولی ضروری ہے۔ گریٹر حیدرآباد میں ڈینگو کے بڑھتے ہوئے کیسز کو دیکھتے ہوئے بلدی ملازمین کو الرٹ رہنے کی جی ایچ ایم سی کے ایڈیشنل کمشنر ہیلتھ اینڈ سینیٹیشن سی آر رگھو پرساد نے ہدایت جاری کی۔ سنت نگر میں 2 افراد کو ڈینگو ہوا ہے، جس کے بعد متاثرہ علاقے کا بلدیہ کی ٹیم نے معائنہ کیا۔ سنت نگر کی ایس آر ٹی کالونی میں جو بھی افراد بخار سے متاثرہ ہیں، ان کے ٹیسٹ کروانے کا فیصلہ کیا گیا۔ محکمہ صحت کے عملے کو ہدایت دی گئی ہے کہ ان میں شعور بیدار کریں۔ بلدیہ کی ٹیموں نے فاگنگ کی اور مچھر کش ادویات کا چھڑکاؤ بھی کر رہے ہیں۔ ایڈیشنل کمشنر بلدیہ نے بتایا کہ جی ایچ ایم سی کی جانب سے بڑے پیمانے پر بیداری مہم چلائی جا رہی ہے۔ مچھروں کی افزائش کے مقامات کی نشاندہی کے بعد ان کی افزائش کے تدارک کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سلم علاقوں، اسکولز، ہاسٹلز، دیگر جگہوں پر اینٹی لاروا آپریشنز کو مؤثر بنایا گیا۔ عوام کو بھی مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر اور آس پاس بارش کا پانی جمع نہ ہونے دیں، کیونکہ ڈینگو کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی نے ملک بھر میں بنگالی بولنے والے مسلم شہریوں کی مبینہ حراست کی سخت مذمت کی۔ حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ ان لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ وہ پولیس مظالم کو چیلنج کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کو غیر قانونی تارکین وطن کے طور پر لیبل لگایا جا رہا ہے وہ غریب ترین افراد ہیں، زیادہ تر کچی آبادی میں رہنے والے اور گھریلو ملازمین اور چرا چننے والے کے طور پر کام کرتے ہیں، اور الزام لگایا کہ مبینہ طور پر متعدد ہندوستانی شہریوں کو بندوق کی نوک پر بنگلہ دیش میں دھکیل دیا جا رہا ہے۔ ہندوستان کے مختلف حصوں میں پولیس بنگالی بولنے والے مسلم شہریوں کو غیر قانونی طور پر حراست میں لے رہی ہے اور ان پر بنگلہ دیشی ہونے کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ ہندوستانی شہریوں کو بندوق کی نوک پر بنگلہ دیش میں دھکیلنے کی پریشان کن اطلاعات ہے۔ ایم آئی ایم لیڈر نے آج سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر یہ بات کہی۔